नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भट्ट पर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं, विपक्ष का महागठबंधन हुआ है। इस समय हम खड़े हैं प्रयागराज में, हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं, उनसे जानेंगे कि लोकसभा को लेकर क्या माहौल है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जयवर्धन त्रिपाठी। जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, कुछ ही समय बच गया है, क्या इस बार माहौल रहेगा? माहौल तो अभी लगभग 3 राज्यों के आसपास जो आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है और बहुमत से सरकार बनी है। और तेलंगाना और मिजोरम को छोड़ दिया है तो सभी 5 राज्यों में से 3 की सरकार बनी है। तो लोकसभा चुनाव कहीं न कहीं एक ट्रेलर था, अभी 4 से 6 महीने बचे हुए हैं। तो जिस तरीके से दिख रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता कहीं न कहीं उनके ऊपर विश्वास कर रही है, और विश्वास भी मतलब कसम में नहीं, पूर्ण विश्वास। सभी जगह पूर्ण बहुमत की सरकार, सभी जगह उनके पसंद के संगठन के कार्यकर्ता जो रहे वो मुख्यमंत्री बनाए गए, उसकी भी लोग सराहना कर रहे हैं। और जिस तरह से सामाजिक समीकरण का ध्यान रखते हुए ओबीसी, SC, ST और सवर्ण वर्ग से प्रत्याशी चुने गए हैं। जो एक कहा जाता है कि भाजपा में ये नहीं होगा कि आप हैं तो आपका बेटा ही बनेगा, ये एक लाइन लगातार चल रही थी और उसको भी दिखाया है। और लोकसभा में जिस तरह से नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी जिसको कहा जाता है, अमित शाह चूँकि चुनाव विशेषज्ञ कहा जाए और लोगों को मानना भी पड़ रहा है, कठिन से कठिन राज्यों में जाके जिस तरह की उनकी स्ट्रेटजी रहती है, जनता तक जिस तरह पहुंचना, क्योंकि मध्य प्रदेश जैसा कि आप जानते हैं वहाँ चुनाव थोड़ा कठिन था। शिवराज सिंह जी को सभी पसंद कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि भाजपा वहाँ सरकार नहीं बना पाएगी। पर जिस तरह से अमित शाह ने वहाँ की बागडोर अपने हाथ में ली, वहाँ के जो बड़े बड़े नेता थे जो केंद्र में किसी मंत्रालय के संभाल रहे थे, उनको वहाँ से हटाकर सीधा विधानसभा चुनाव में उतारा गया। वो भी एक कहीं न कहीं बड़ा टास्क था, लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती थी। पर सभी बड़े नेताओं को अपनी सीट पे केंद्रित करके आपस में जो फुटअव्वल की स्थिति होती है राजनीतिक रूप से सभी दलों में कहीं न कहीं आ ही जाती है, वो सिर्फ अपने विधानसभा तक केंद्रित रह गए। किसी का कोई एक दूसरे के दांव पेच बंद हो गया और उसका रिजल्ट आज सामने है। और सब के बाद वहाँ भी शिवराज सिंह चौहान की जगह नया कैंडिडेट, जो कि पार्टी का संगठन का विद्यार्थी परिषद से शुरू करके संघ कार्यकर्ता रहते हुए भारतीय जनता पार्टी काम करने वाले कार्यकर्ता को मौका दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और लोकसभा चुनाव अभी जिस तरह से, चूँकि हम लोग प्रयागराज में खड़े हैं, अभी यहाँ 2025 में महाकुंभ होने वाला है। और इस एक साल में जो 2019 का दिव्य कुंभ भव्य कुंभ देखा होगा, उसकी अपेक्षा लगभग 10 से 20 गुना शहर बदलेगा। जैसे हम बालसन चौराहे पे खड़े होते, आज वहाँ जिस तरह से आदमकद भरद्वाज जी की मूर्ति दिखती है, वो कहीं न कहीं अपने आप में एक गौरवान्वित करता है वो पल। रामचंद्र जी वहाँ आए थे, वहाँ वो होना चाहिए था, वो भाजपा सरकार ने किया। अभी 22 जनवरी को श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर वो शुरुआत हो रहा है, लोग वहाँ दर्शन करेंगे। तो कहीं कहीं भाजपा जो हिंदुत्व का भाव लेके चलती है, कश्मीर में जिस तरह से धारा 370 खत्म हुआ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उसकी स्वीकृति दी गई। तो सभी चीज़ें जो भी उनके घोषणा पत्र की बातें थी, वो क्रमशः एक एक बिंदु पे उस पर वो काम कर रहे हैं। झूठे वादे कहीं नहीं है, जो भी हमने तय किए घोषणा पत्र में उसको हम क्रमशः करते चले जा रहे हैं। अन्य पार्टियों की तरफ देखेंगे तो कहीं न कहीं, चाहे वो अगर लोकसभा उत्तर प्रदेश की बात करें तो बसपा समाप्त पार्टी के रूप में दिख रही है। कोई उनका मोमेंटम नहीं चल रहा है, किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। सिर्फ ट्विटर और बाइट दे देना राजनीति नहीं कहलाता, उसके लिए आपको जनता के सामने, जनता के बीच में जाना पड़ता है। सपा जिस तरह से अपने घर परिवार में उलझ के रह गई है, जाति विशेष के रूप में उनको टारगेट कर रहे हैं, तो लड़ाई कहीं दिखती नहीं है। सीधे रूप से लोकसभा 2024 नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नाम है। बीजेपी को 10 साल हो गया है, मोदी जी 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं, और जो भी विधानसभा के चुनाव हुए 3 में जीत गए। तो आप कह रहे हैं कि जनता का विश्वास है, तो क्यों विश्वास है, क्यों अभी तक बना हुआ है? जैसे एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है, क्यों लग रहा है कि बना हुआ है विश्वास? जैसे आप लोग शुरू से ये चीज़ देखते सुनते आ रहे हैं, धर्म राजनीति। तो चूँकि भारत देश, भारतीय जो भी यहाँ है वो हिंदुत्व के ज़्यादा पोषक लोग यहाँ पे हैं। तो कहीं कहीं उस लाइन को चलना है और दूसरे के धर्म को हमें डिस्टर्ब भी नहीं करना है। वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी कर रहे हैं। हिंदुत्व जिस तरह का आप 2014 के पहले देखते होंगे, आज वो माहौल चेंज दिख रहा है। आज लोग हिंदू होने पे गर्व कर रहे हैं, तिलक चंदन चुटिया लगा के घूम रहे हैं, शिखा उसको रख रहे हैं, नए लड़के उससे प्रेरित हो रहे हैं। विकास की अगर हम बात करें, जिस तरह से सभी शहरों में
देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह विकास हुआ है वो सभी को कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है। नितिन गडकरी जी, जिनका विजन ही मतलब एकदम अलग टाइप रहता है, वो जिस तरह की कल्पना करते हैं उसको करके दिखाते हैं, साकार करते हैं। आज पूरे देश में जिस तरह से हाईवे दिख रहे हैं, उस जहाँ जाने के लिए हमको 10 घंटे लगते थे, आज हम लोग वहाँ 5 से 6 घंटे में पहुँच रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों के काम हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिक है कि विश्वास बना है और आगे भी बना रहेगा। ये जो जातिगत जनगणना हो रही है उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? जातिगत जनगणना तो वैसे भी मेरी समझ से ये सिर्फ एक मतलब छलावा टाइप है। ये लोगों को एक दूसरे से भिड़ाने का काम करेगा। और जैसे अगर हम बात करें कि इसका लाभ हानि क्या है, तो आरक्षण की जो बात करते हैं उसके लिए तो भाई गरीबी रेखा आप देखिए ना, जातिगत कैसे हो सकता है? जाति के कारण हम सिर्फ पैसा देते रहें, किसी को छात्रवृत्ति देते रहें, और बगल में जरूरतमंद अगर कोई सवर्ण खड़ा है तो वो गरीब होते हुए भी कोई लाभ नहीं पाए, तो ये कहीं कहीं गलत है। जातिगत नहीं, अगर बात होनी चाहिए तो आरक्षण पे होनी चाहिए और गरीबी के हिसाब से मतलब आर्थिक स्तर पे आरक्षण होना चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब? भाजपा की सरकार बनेगी, फुल मेजोरिटी बनेगी। इस बार हो सकता है 400 पार भी हो जाए। की बार 400 पार कैसे होगा? क्योंकि यूपी बिहार सब जगह तो बीजेपी लगभग फुल सीटें ले आई थी, कहाँ से प्लस होगा इस अभी बार? तो यहाँ यूपी में पूरी सीटें तो आई नहीं है। इस बार तो 80 की 80 सीट भी आएगी। 80 आ जाएगी? जी हाँ, इसलिए कि राम मंदिर जो हमारा बना है और उसका उद्घाटन भी होने वाला है, तो उस राम मंदिर के बिहाफ पे ही 80 की 80 सीट आएगी। इतना बड़ा मुद्दा रहेगा राम मंदिर इस बार? जी हाँ है, और सब देंगे बढ़ चढ़ के। यहाँ जितने लोग हैं सब जो है भाजपा को वोट देंगे और वोट दिलाएंगे, माहौल ही बनाएंगे। मंदिर के मुद्दे पे? जी हाँ, मंदिर के मुद्दे पे है, चाहे विकास के है, 370 पे है। और इलाहाबाद भारत में जितने भी मंदिर हैं, चूंकि मोदी जी मानव नहीं है, महामानव है, तो महामानव के नाम पे तो वोट पड़ेगा ही पड़ेगा। जब आज के 500-1000 साल बाद जब हिंदू अगर मान लीजिए जिंदा रहेंगे तो पढ़ाया जाएगा महामानव के नाम पे। कोई भी एक राजा होगा, एकाध कोई मंदिर बनाया होगा, डेवलप किया होगा। तो संपूर्ण जितनी भी मंदिर हैं सबका डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब देखिए ना, 12 करोड़ लोग काशी में ही आए, 8-10 करोड़ लोग मथुरा में आए। इसी प्रकार से है तो 400 पार इसीलिए आएगी, वो सरकार आएगी। विपक्ष तो यह भी कहता है कि मोदी जी कॉरिडोर वगैरह बनाते हैं तो मंदिर कई सारे बगल में आसपास जो होते हैं उसको तोड़ते चलते हैं। बिल्कुल तोड़ना चाहिए, बिल्कुल तोड़ना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए उन सब चीजों। इसलिए आप इंक्रोचमेंट करते हो ना। पुराने मंदिर जो होते हैं, नहीं, पुराने मंदिर कहाँ टूटते हैं? पुराने मंदिर, जिस मंदिर का वो हो रहा है, उद्धार हो रहा है, उससे पुरानी मंदिर नहीं होगी, उसको नहीं तोड़े होंगे। वो नई मंदिर तोड़ेंगे। जो लोग व्यवसाय बना के पैसा कमाने का काम करते हैं, वो मंदिर तोड़ी गई होगी। ठीक है, नहीं, इंक्रोचमेंट इतना लोग करते हैं। आप तो पत्रकार हैं, आप गली गली घूमिए, देखिए किस तरह रोड पे आगे लोग बढ़ा जाते हैं। तो टूटना चाहिए, जो इंक्रोचमेंट वो टूटना चाहिए। रोडें चौड़ी हो रही, चौड़ी होनी चाहिए। विपक्ष यह भी कह रहा है कि मोदी जी जैसे हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हैं, तो ये भी भाजपा करती ही नहीं, मोदी करते ही नहीं। ये महात्मा गांधी और उससे शुरू हुआ है, जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुआ, और कांग्रेस करती है और सपा बसपा करती है। भाजपा तो करती, भाजपा तो आप बताइए, राशन किसको नहीं मिलता है? राशन जो मिल रहा है फ्री का, किसको आवास मिल रहा है, ठीक है, जो पैसा जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, उस सभी को मिलता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि मुसलमान है, कि ब्राह्मण है, कि क्षत्रिय ठाकुर है, ये तो देखा नहीं जाता। सबको समान मिलता है, ठीक है। तो वो भाजपा नहीं करती है, क्योंकि है क्या कि भाजपा एक पार्टी है बनाम 100 पार्टियां या 500 पार्टियां। तो 500 पार्टी चिल्लाती तो ज्यादा समझ में आता है लोगों के, जबकि ऐसा है नहीं। राहुल गांधी पे क्या कहेंगे? वो अभी रेस में है पीएम के लिए। सर, राहुल गांधी, सर आप पत्रकार हैं, चुटकुलेबाज हैं, आप ये बताइए। राहुल गांधी का कोई मतलब नहीं, समझ लीजिए। पता नहीं क्यों आए हुए हैं वो इस क्षेत्र में, हम क्या बताएं। वो मैं सुनता हूँ किसी से कि ब्रेन मैपिंग होता है, तो ब्रेन मैपिंग वो होता है कि किस व्यक्ति का दिमाग जो है क्यों डिजाइन किया गया, क्यों वो उसके लिए क्या बेहतर होगा। तो राजनीति तो बिल्कुल नहीं है, राजनीति बिल्कुल नहीं है। हिंदू धर्म जिस तरह से वो आदमी कटाक्ष करता है, सिर्फ हिंदू धर्म पे ही कर सकता वो आदमी, बस मुसलमानों पे नहीं कर सकता, किसी जन पे नहीं कर सकता वो आदमी। ठीक है, अभी कहाँ बोले कि जैसे मूर्ति रखी रहती मंदिर पे, वैसे एमपी के वो। अरे यार, क्या तुम एग्जाम्पल दे रहे हो? तुम पढ़े लिखे हो, तुम विदेशी पुत्र हो, बस। और सर आप बताइए क्या कहेंगे जो लोकसभा? भैया मैं बस इतना कहूँगा, मैं दुखिया व्यक्ति हूँ। प्रयागराज में ऐसा कुंभ कोई ना पड़े
जो विकास के नाम पे विनाश कर दे, लोगों की रोजी रोटी छीन ले, लोग अपना मकान दुकान गिरवा दे, बनवा ना पाएँ। उसके लिए सरकार में या मोदी के मन में कोई बात बताएं, वो तो मन की बात जान लेते हैं, ब्रह्मा हो चुके हैं। मैं खुल के विरोध करता हूँ कि ये 24 में ना आए। जब मैं ही नहीं रहूँगा, मेरा घर ही नहीं रहेगा, तो ऐसी सरकार को रखने से क्या फ़ायदा। इनको वोट दे करके करों में हम लोग दब चुके हैं। किसको आने के लिए सोचेंगे, कौन आना चाहिए इस बार? लोग हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान को रियाते हैं। हमको तो पता है कि पाकिस्तान मेरा दुश्मन है, मगर हम जानते हैं और जो अपने अंदर का जो पाकिस्तान लोग समेट के रखे हैं उसको पहचाने अपनी पार्टियों के अंदर में, क्योंकि अब 10 साल रहने के बाद में इनको अहम आ चुका है, मैं ही सब कुछ हूँ इस देश का और कोई कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि अहम आ गया है, मोदी जी में घमंड हो गया है, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, ऐसी बातें भी होती हैं। नहीं, अहम नहीं आ गया है, और अहम आए भी तो बुरा क्या है ये बताइए। जो भाजपा के जो संस्थापक रहे होंगे, जो उन्होंने कल्पना किया होगा, उसको साकार अकेले नरेंद्र मोदी जी ने किया है। महामानव जो हैं, जो महामानव मैं बोलता हूँ, उन्होंने साकार किया, तो अहम कॉलर तो अपनी टाइट होगी। दिक्कत क्या है इसमें? आज जो ये बता रहे हैं भाई साहब कि भगवान करे यहाँ महाकुंभ हो रहा है, पहली बार हमें गर्व हो रहा है 2014 के बाद कि यहाँ महाकुंभ होता है। निश्चित तौर पे कुछ चीजें बनती हैं तो कुछ बिगड़ती भी हैं। बिगड़ेगी तो भाई घर जाएगा तो हमें तो दुख होगा ही। लेकिन आप कभी देखिए, रोड चौड़ी आवश्यक है, इतनी पॉपुलेशन हो गई, 90% लोगों को कार चलाते हैं, कार खरीद रहे हैं, लोगों को ड्राइविंग करने का तमीज़ नहीं है, पार्किंग की तमीज़ नहीं है, चलने की तमीज़ नहीं, चौराहे पर खड़े होने की तमीज़ नहीं है लोगों को। ठीक है, हाँ, ये इनकी व्यथा जो है, जो ये कह रहे हैं कि इनका घर जो है वो गिराया जा रहा है, इसमें मेरी गली 8 फीट की है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मेरी गली आप 25 फीट की कर दीजिए। हम अपनी जो मेरे हिस्से में 10 फीट आएगी, मैं उसको गिराने के लिए तैयार हूँ। अब मोदी जी से कहिए कि हर गली 24 फीट 25 फीट की करें, मेरी आग्रह हाथ जोड़ के है। जिनका मकान 24 फीट में है वो तो जल्द से खत्म हो जाएंगे। मोदी जी उनको बसाएंगे कहाँ पे? जो 24 फीट का है, अरे गांव में जिसके नहीं जो 24 फीट का है, सच बात है, जो 24 में अगर किसी के घर जा रहा है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना दीजिए, सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। खाली गांव के लिए सारी स्कीम होती है, शहर के लिए विनाश के लिए कोई स्कीम नहीं होती है। आगे छलावा है टोटल इनका लोगों का। कब तक आप छलोगे? 24 में अगर आ भी जाओगे, मान लो राम के नाम चिल्ला करके, उसके बाद 24 के बाद में फिर विनाश हो जाएगा इस पार्टी का। हाँ, क्योंकि यहाँ दिल दुखा हुआ है, यहाँ 100-150 साल पुराने मकान गिराए जा रहे हैं। आप चौड़ीकरण करिए, हम उसके लिए नहीं खिलाफ है कि मैं कब्जा किया हूँ नहीं छोड़ने के लिए, मगर जिसके पास नहीं उसका कुछ सहयोग भी तो होना चाहिए सरकारी, कि आप हमारे सामने से थाली ही चलिए। अगर किसी का मकान आप ले रहे हैं, आप किसी का मकान तोड़ रहे हैं और 40 साल से 50 साल से 100 साल से उस मकान में वो रह रहा है, तो उसको मुआवजा देना चाहिए। भाई हर आदमी बराबर तो है नहीं। मान लीजिए हमारा मकान जो है रोड पे आ गया है, तो उसके चौड़ीकरण में जो टूटे, इलाहाबाद के जो एडीए पीडीए है और ये कहते हैं भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, चला जाए कोई व्यक्ति एक ईंट सिविल लाइंस में कोई बिजनेसमैन रख दे बिना पैसा दिए, उनको खिलाए, तो जो कहिए वो हार सकता हूँ मैं। भ्रष्टा एडीए चला जाता है बुलडोजर लेकर के, आप किसी मकान में बुलडोजर लगाएंगे पूरा मकान खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो बाबा सोच रहे हैं हम सबको विनाश कर देंगे, तो ऐसा विकास ही किस काम का जब मानव जात का विनाश हो जाएगा। घर तोड़ने से मानव का विनाश नहीं होगा, नहीं होता है। रोड चौड़ी तो भाई हर जगह होती है ना, रोड चौड़ी नहीं, बहुत बड़ा विषय भाजपा की सबसे अच्छी गलत रोड चौड़ी चीज़ हो। आज हमारे क्षेत्र का मंत्री हो, विधायक हो, मेयर नया बना है, हमारे ही मोहल्ले का है, विधायक भी हमारे घर से ज़्यादा दूरी की नहीं है। क्या कभी कुछ उन लोगों आए पूछे पीड़ा कि इसको 2 बोरिया सीमेंट इसको दे दें, दरवाजा लगवा दें, इसके घर में चोरी हो जाएगी? ये होना चाहिए मानवता। जब मानवता ही मर गई तो विकास किस काम का? अब विकास विनाश का कारण होता है, क्योंकि विकास बहुत, जब रोडें सब जगह बन जाएंगी तो मकान कहाँ रहेंगे, लोग रहेंगे कहाँ पे? चलिए, मैं वोट दे के बड़ा पछताया हूँ, अब नहीं दूंगा, वोट का बहिष्कार करूंगा। वोट देंगे भाजपा को, इसका असर पड़ेगा जो बुलडोजर वगैरह चलता है, कई लोग घर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा सपोर्ट, इनके घर के बगल वाला पीछे वाला है ना, वो देंगे चौड़े से। एक क्षण और बता दें, भाजपा ही आएगी। एक लाइन और मैं कह रहा हूं, ताज अमर है, राज अमर नहीं है। विनाश तो सब कौन है? मोदी भी हटेंगे। मोदी ने अपने पार्टी के लिए रूल बनाया था ना, 70 साल के बाद कोई नहीं बनेगा। क्यों अपना 70 क्रॉस करके खुद बनेंगे, दूसरों को हटा देंगे? मतलब वो करे तो रासलीला, दूसरा करे तो छिड़कानी, यही है। जिस तरह से कह रहे हैं घर इनका टूट रहा है, किसी भी सड़क चौड़ीकरण में अगर 1 किलोमीटर की एक एवरेज सड़क है
अगर 100 मकान टूट रहे हैं तो उसके ठीक पीछे 10,000 घर लाभान्वित होते हैं। तो 10,000 घर लाभान्वित और 100 पीड़ित, उस 100 में भी कुछ लोगों का पूरा घर जा रहा है, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। ये बहुत ही छोटी समस्या जिसका निराकरण सरकार निश्चित रूप से शहर में किसी एक को भी नहीं दिया गया, जिनका घर टूटा, गवर्नमेंट को देना, जितना घर उस कुंभ में टूटा है किसी को नहीं दिया गया। भरपाई जी धन्यवाद। तो आपने सुनी लोगों के अधिवक्ताओं की राय। लोकसभा चुनाव पे कुछ लोगों ने अपनी बातें कही और अधिकतर लोगों का कहना है कि 24 में मोदी जी वापसी करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।